बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं ये कल डिस्कस कर लिए थे रिवाइज्ड पीएमसी सिलेबस में से। मीन के इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसेस। आज हमने नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं लिक्विड्स, सॉलिड्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। इनको गो थ्रू करना है कि इनमें से हमें एमडी कैट के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। थोड़ा सा मेरा ना गला ख़राब है, उस वजह से आवाज़ में थोड़ा इशू आएगा, जिसके लिए मैं आपसे इन एडवांस जो है वो माफ़रत चाहता हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इंशाल्लाह कन्वे करने में कोई इशू नहीं आएगा जी। लो बच्चों जी, आपसे क्योंकि प्रॉमिस किया था कि अब आपको डेली मैं एक वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड करूँगा ताकि मेरे बच्चे प्रॉपर्ली इसको प्रिपेयर करते रहें, तो बड़ा इसलिए मैं फिर आज का डे स्किप नहीं करना चाहता था। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विड से। बड़ा इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अभी आपको प्रिपेयर करना है पीएमसी के रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। बुक में देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स में उसने ना शुरू में चैप्टर 3 में भी बताया था, तीनों को कंपेयर किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स भी मेंशन की गई हैं, मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो आपको पता ही है। मतलब ये होता है कि लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डाल लेंगे उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। लिक्विड्स यूजुअली गैसेस की तरह कंप्रेसिबल नहीं होते और लिक्विड्स की डेंसिटी डेफिनेटली गैसेस से हायर होती है। लिक्विड के मालिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी गैसेस से हायर होती हैं, लेकिन लिक्विड मालिक्यूल्स में जो डिस्टेंसेस हैं वो गैस मालिक्यूल्स के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। फिर आता है जी इसका नेक्स्ट टॉपिक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। बट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपने डिस्कस करनी है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशली। और जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स में डोमिनेट कर जाती हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, दे आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है जी। तो अब उसने नीचे आप देखें कि मेंशन भी कर दिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दे आर प्रोमिनेंट इन पोलर मालिक्यूल्स लाइक HCl है। HCl मालिक्यूल आपस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जनरेट कर लेते हैं, रीजनेबली स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। लेकिन अगर इसी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ रहा था, बट अगर उस एंड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन आ जाए तो फिर इन्हीं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का एक स्पेशल नेम बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें पॉजिटिव पोल मस्ट बी हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पोल कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ही क्यों? इसमें 2 प्रॉपर्टीज़, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बेटा ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और जिनका स्मॉल साइज़ है, मतलब इनकी चार्ज डेंसिटी हायर होती है। इनमें नेगेटिव चार्ज थोड़ी सी जगह पे कंसंट्रेट कर जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करते हैं। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, फिर ये पोलर मालिक्यूल्स में डोमिनेट करती हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, ये तब ऑपरेट करेंगी जब एक मालिक्यूल पोलर और दूसरा नॉन पोलर हो। दे आर ऑपरेटिंग, दे आर डोमिनेटिंग इन अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मालिक्यूल्स। इनको डिबाय फोर्सेस भी कहते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डिबाय फोर्सेस भी कहते हैं। अब आपसे पूछा रहेगा MCQs में डिफरेंट मालिक्यूल्स दिए होंगे, जैसे यू हैव मिक्सचर ऑफ HCl एंड क्लोरोफॉर्म। HCl और क्लोरोफॉर्म वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, दे विल फॉर्म डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरोफॉर्म डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एसीटोन प्लस एसीटोन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन अगर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इनको मिक्स कर दें देन दे कैन डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक क्लोरोफॉर्म हो और एक एसीटोन हो तो बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाइड्रोजन आएगा इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन, और इन केस ऑफ एसीटोन वो ऑक्सीजन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड वाला। यानी एसीटोन की ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। इसी तरह फिर आपसे पूछा जा सकता है कि HCl प्लस CS2, HCl और कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्स करें, दे में डेवलप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि HCl पोलर है और CS2
नॉन पोलर है। अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर मालिक्यूल हो उनमें डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल या डिबाई फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंने आपको कंडीशन बता दी कि ऐसे मालिक्यूल्स हैं जिसमें पॉजिटिव एंड मस्ट बी हाइड्रोजन एंड नेगेटिव एंड कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर वेपर प्रेशर है, लेकिन बेटा वेपर प्रेशर आप विदाउट एवेपोरेशन तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। यहाँ नहीं लिखा हुआ एवेपोरेशन, सॉरी, यहाँ जस्ट वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहले एवेपोरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर बताएंगे वेपर प्रेशर, बिकॉज इट इज़ दैट प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट डायनामिक इक्विलिब्रियम when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। बड़ा वेपर प्रेशर के साथ आपने एवेपोरेशन का टॉपिक भी लिंक कर देना है और वो फैक्टर्स भी मेंशन करने हैं जो एवेपोरेशन को या वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, एक अलग से हेडिंग हमारी बुक में भी दी हुई है। तो एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। जैसे 1489 टॉर प्रेशर हो तो वाटर विल बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। मरी हिल्स में 700 टॉर प्रेशर होता है, वाटर बॉयल एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। माउंट एवरेस्ट पे 323 टॉर प्रेशर है, वाटर बॉयल एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये 69 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू तो आपने याद की है, बट इसको फ़ारेनहाइट में, केल्विन में कन्वर्ट करके याद रख लें। मे बी आपसे वैल्यू केल्विन में पूछ लें कि माउंट एवरेस्ट पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है, 273 ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद दो एप्लीकेशंस हैं। बट ये जो टॉपिक है ना, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इसकी 2 एप्लीकेशंस है। एक तो ये है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि कुकिंग फास्टर हो जाए, चीज़ें ईजिली कुक हो जाए। और दूसरा है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करें, बाय इन डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर वी कैन रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन में आपने बात की थी कि जो ग्लिसरॉल है बेटा, नॉर्मल 760 टॉर प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर दें 50 टॉर तक, देन दैट ग्लिसरॉल विल बॉयल एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 एप्लीकेशंस और फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, ये आपने उसमें एक्सप्लेन कर देना। ले बच्चों, नेक्स्ट आता है जी लर्निंग आउटकम्स। उसमें क्या क्या आपने देखना है कि डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, जैसे डिफ्यूजन है, कंप्रेशन है। लिक्विड्स इजीली कंप्रेस नहीं होते वैसे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स इनमें थोड़ी सी क्योंकि गैप्स या स्पेसिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो स्पेशल केसेस के अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो लिक्विड्स थोड़ा कंप्रेस किए जा सकते हैं। देन आती है इसकी एक्सपेंशन, लिक्विड्स को हीट करें, ये स्केप आउट होते हैं एज वेपर्स और इनका वॉल्यूम भी थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्पेस बिटवीन दैम, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। अच्छा, यहाँ ना बट आप कंपेयर कर लीजिएगा इंटर मोलेकुलर फोर्सेस और इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस दोनों को, इंटर एंड इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस कि इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस जो ट्रू केमिकल बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। और ऑर्डर में एक पूरा सीक्वेंस लिखा जा सकता है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, फिर मेटेलिक बॉन्ड आता है, फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आ जाती है जी आयन डाइपोल फोर्स, फिर आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बाद आती हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या डिबाई फोर्सेस, और वीकेस्ट ऑफ ऑल लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है जी, ये पूरा सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया ना कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ का, एक तो जनरल ये है कि इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस इंटर मोलेकुलर फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होती हैं क्योंकि इंटर मोलेकुलर फोर्सेस कोई ट्रू केमिकल बॉन्ड्स नहीं है, जबकि इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस आर ट्रू केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन बेटा याद रखिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। एक्सप्लेन मीन इनको डिफरेंट कंपाउंड्स में अप्लाई करके दिखा देना। इनकी एग्जांपल्स लाइक HCl है या HCl आर्गन है, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर का मिक्सर है। फिर कहते हैं एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ये देखें, अब ऊपर जस्ट वेपर प्रेशर लिखा था लेकिन यहाँ एवेपोरेशन भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि विदाउट एवेपोरेशन वेपर प्रेशर एक्सप्लेन ही नहीं होना था। अब एवेपोरेशन को डिफाइन करना, एवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट करती है, इसके MCQs आ सकते हैं। यानी एवेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ लिक्विड, फिर टेम्परेचर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
और वेपर प्रेशर सरफेस एरिया से, अमाउंट ऑफ लिक्विड से या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से एवेपोरेशन फास्टर होगी, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो बेटा कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ओवरऑल डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जब रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वलाइज होंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। छोटी सरफेस है, एवेपोरेशन कम होगी, कंडेंसेशन भी कम होगी, वेपर प्रेशर रिमेन द सेम। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बता दी बात कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाए। अच्छा, इसमें ना एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी वो इस तरह बनाते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे तो हर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी अगर नॉर्मल प्रेशर 1 atm या 760 टॉर है तो हर लिक्विड का अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो भी 760 टॉर होगा। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता। ऑल लिक्विड्स हैव सेम वेपर प्रेशर ऑफ 760 टॉर एट नॉर्मल कंडीशन एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर आगे आता है जी एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें स्पेसिफिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर एप्लीकेशन थी ना, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बेटा ये उसमें ज़रूर आपने एक्सप्लेन करना है। बाकी एप्लीकेशन का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ आइस ये आपने एक्सप्लेन करनी है, जिसमें 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप बताया करेंगे वाटर की जो ज्योमेट्री है वाटर मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल होती है। वाटर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। हाँ, उसकी जो शेप है ना वो बेंट आर एंगुलर है बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर दे एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्शन, और इसकी शेप बेंट आर एंगुलर हो जाती है, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल थी। नंबर 2, सेकंड आप ये याद रखा करें कि जो वाटर जब आइस फॉर्म होता है, आइस फॉर्म करता है तो अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स, उस पैटर्न को कहते हैं हेक्सागोनल। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। बेटा तीसरी बात इसमें ये याद रख लें सॉरी, वो डाटा है असल में न्यूमेरिकली कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक हेक्सागोनल पैटर्न बनता है आइस फॉर्मेशन के वक्त, तो बीच में एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम 9% इंक्रीज़ कर जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देना चाहिए। तो पहली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप बेंट आर एंगुलर, अरेंजमेंट हेक्सागोनल, इंक्रीज इन वॉल्यूम 9%, देयर शुड बी डिक्रीज इन डेंसिटी, सो आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। ठीक है, और उसी आइस ब्लैंकेट ने एज इंसुलेशन एक्ट किया था पाउंड वाटर पे, सरफेस वाटर पे, और नीचे जो फिश हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है जी, बट ये था लिक्विड। अब इसमें देखें कि उसने जो आपको सिलेबस कंटेंट्स बताए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इन्हीं को आपने मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा वेपर प्रेशर की मेजरमेंट का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप उसके मेथड का नेम एटलीस्ट ज़रूर याद रख लीजिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ मेजर्ड बाय, एक्यूरेटली मेजर्ड बाय मैनोमीट्रिक मेथड। ठीक है, वो मैनोमीटर आपकी बुक में एक डायग्राम इसकी दिखाई हुई है, तो मैनोमीट्रिक मेथड को याद रख लें और फैक्टर्स को याद रख लें वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, बट इसमें कोई लिक्विड क्रिस्टल नहीं हम मेंशन नहीं किए हुए, तो आपने नहीं करने। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सॉलिड्स पे। सॉलिड्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आपको पता है सॉलिड्स है उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट उनका वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान गैप्स नहीं होते। आमतौर पे सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। वैसे जो मोलेकुलर सॉलिड्स है ना, जैसे ये है आयोडीन वगैरह या ड्राई आइस है, जो मोलेकुलर सॉलिड्स हैं दे आर सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन मोलेकुलर सॉलिड्स सॉफ्ट भी होते हैं कंपैरेटिवली और कंप्रेसिबल भी हो सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का बड़ा कन्फ्यूजन, बड़ा इशू था, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा। बट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में जस्ट जनरल 2 टाइप्स पहले बताएंगे कि एक अमार्फस सॉलिड होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फिर आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़, एनाइसोट्रॉपी, ज्योमेट्री है, सिमेट्री है, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ ज़रूर याद रखनी है। क्यों? क्योंकि उसने आगे मैं नीचे बताऊँगा लर्निंग आउटकम्स में ये लिखा हुआ है अलहदा से। फिर आते हैं जी आयनिक सॉलिड्स। अब इसमें आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे
और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनता है सोडियम क्लोराइड का, वो आयनिक सॉलिड के साथ आपने ज़रूर मेंशन करना है, और उसका जो भी डाटा दिया हुआ है। आयन्स के बीच में डिस्टेंसेस हैं, फिर पर यूनिट सेल कितने फार्मूला यूनिट्स आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। बड़ा मोलेकुलर सॉलिड्स में प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। उसके बाद 2 टाइप्स होती हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में शामिल है जी, पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स में आइस आ जाती है, शुगर है वगैरह, और नॉन पोलर में आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, I2P4 एसिड एट्सेट्रा, ठीक है। तो जो पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स हैं उनमें सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। फिर क्रिस्टल लैटिस है, एक छोटा सा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस का, जो ज्योमेट्रिकल शेप को ही एक्चुअली कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं 3 डायमेंशंस में। तो बेटा वो पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही बेटा, क्रिस्टल लैटिस में जो अरेंज होते हैं वो पार्टिकल्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं। दे कैन बी एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स से बनते हैं कोवलेंट सॉलिड्स, आयन्स से बनते हैं आयनिक सॉलिड्स, और मॉलिक्यूल से बनते हैं मोलेकुलर सॉलिड्स। जो मेटल्स हैं वो स्पेशल केस है, उसमें केटाइन्स हैं और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स, these are the particles which on arrangement in 3 dimension give rise a special geometrical shape known as crystal lattice। इसके साथ ना लैटिस एनर्जी का भी जिक्र कर दीजिएगा। देखें लर्निंग आउटकम्स में उसने मेंशन भी किया होगा। बेटा सबसे पहले वो जो मैं बात कर रहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ करनी है, वो यहाँ देख लें, लिखा हुआ है डिस्क्राइब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्क्राइब उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही किया जाएगा ना। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, सिमेट्री, एनाइसोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। फिर कहता है नेम 3 फैक्टर दैट अफेक्ट शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। इसमें भी बड़ा इशू था, बहुत सारे मेरे कोलीग्स ने भी और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी ये डिस्कस किया कि इसमें हम क्या करें। बट इसमें ना ये वैसे तो एक आप कह लें इररेलेवेंट सा टॉपिक है। नेम 3 फैक्टर दैट इफेक्ट द शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। बेटा आयनिक क्रिस्टल नहीं, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहना चाहिए था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री को इफेक्ट करती है नंबर 1 एटॉमिक रेशो, कंपाउंड्स में एटॉमिक रेशो है। नंबर 2 रेडियस रेशो। नंबर 3 कंपैरेटिव साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, जिसको रेडियस रेशो का भी नाम देते हैं। एंड फाइनली ज्योमेट्री ऑफ एनाइन, जो नेगेटिव आयन है उसकी ज्योमेट्री। तो मैंने फैक्टर जो बताए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप को इफेक्ट इंक्लूडिंग आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टल भी ज़ाहिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आते हैं, बट इनकी ज्योमेट्री को या इनकी शेप्स को इफेक्ट करने के लिए नंबर 1 सॉरी पहला फैक्टर आएगा एटॉमिक रेशो, नंबर 2 रेडियस रेशो, नंबर 3 कंपैरेटिव साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। केटाइन एनाइन कंपेरेबल साइजेस के होंगे, क्लोज पैकिंग होगी, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनेगा। और अगर इनकम्पेरेबल साइजेस के होंगे कि एक आयन बहुत छोटा और दूसरा आयन बहुत बड़ा हो, इनकम्पेरेबल साइजेस होंगे तो फिर इसमें लूज पैकिंग होगी, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और फिर एक बताया ज्योमेट्री ऑफ एनाइन, जो नेगेटिव आयन है उसकी ज्योमेट्री इसमें बड़ी काउंट करती है कि वो नेगेटिव आयन कैसा था, उसकी ज्योमेट्री ने डिसाइड करना है कि ओवरऑल क्रिस्टल की शेप कैसी आएगी, ठीक है। फिर ये केटाइन का साइज़ भी है, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम स्मॉल केटाइन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्रिस्टल बना फेस सेंटर्ड क्यूबिक। लेकिन सीजियम क्लोराइड जो एक आयनिक क्रिस्टल है, सीजियम बड़ा केटाइन है, बड़ा उस लार्ज केटाइन की वजह से सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और उसका क्रिस्टल फेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं बनता NaCl की तरह। सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब बनता है। तो ये मैं आपसे कह रहा था कंपैरेटिव साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। फिर है जी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयनिक एंड मोलेकुलर सॉलिड्स, ऊपर बता दिया। आयनिक और मोलेकुलर सॉलिड्स को प्रॉपर्टीज़ को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना। डिफाइन या डिस्क्राइब क्रिस्टल लैटिस, आप देखो ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ लिखा हुआ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी है, एनर्जी 2 तरह से डिफाइन की जाती है। लैटिस एनर्जी कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी रिक्वायर्ड भी है, रिलीज्ड भी है। रिक्वायर्ड कब होती है? एनर्जी तब रिक्वायर्ड होती है जब आपने किसी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना हो, स्प्लिट करना हो इनटू केटाइंस एंड एनाइंस। तो एक आयनिक कंपाउंड को 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके गैशियस आयन ऑब्टेन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लैटिस एनर्जी है। या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन गैशियस आयन्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल आयनिक क्रिस्टल, 1 मोल आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो बड़ा जो लैटिस एनर्जी है ये डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, चार्ज ऑफ आयन और साइज ऑफ आयन।
और अगर आप देखें ना कलेक्टिवली एक ही चीज़ बन जाती है, चार्ज ओवर साइज, जिसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी चार्ज डेंसिटी का लैटिस एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है। ज़रा ओपन करके बताऊं तो हम ये कहते हैं कि लैटिस एनर्जी का चार्ज ऑफ द आयन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और साइज़ ऑफ आयन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना वो केटाइन होता है, क्योंकि केटाइन की चार्ज डेंसिटी एनायन की चार्ज डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो लैटिस एनर्जी को डिसाइड करने में केटाइन का ज़्यादा रोल होता है। जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड में लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि Li+1 स्मॉल केटाइन था, Na+1 लार्ज केटाइन था। ठीक है, लैटिस एनर्जी की कॉमन वैल्यूज़ हैं, कुछ टेबल में दी हुई है, वो वैल्यूज़ भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था जी नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड्स, जिसमें हमने जो कंटेंट्स है सिलेबस कंटेंट्स वो भी डिस्कस किए और लर्निंग आउटकम का भी बात कर ली। अच्छा, इसमें अब देखेंगे सॉलिड्स में फर्दर आगे जो था कोवेलेंट सॉलिड, डायमंड वगैरह वो नहीं शामिल। फिर इसमें मेटालिक सॉलिड्स है, उसके बारे में डिफरेंट थीरीज़ हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल है, ये शामिल नहीं है। लास्ट पे डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर का टॉपिक चैप्टर 4 में है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो जो सिलेबस आपको बताया और जिस तरीके से मैंने पॉइंट को एलाबोरेट किया है, बट आपने इसी तरह से इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है एंड इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी दुआएं हमेशा मेरे बच्चों के साथ है, लेकिन आपने अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत जो है पूरी करनी है, फिर इंशाल्लाह दुआएं भी काम आएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, आज मेरा ख्याल है मेरा ना थोड़ा गला ख़राब है और कंटिन्यूसली बोलने की वजह से ना मेरे गले में दर्द शुरू हो गया और फ्लू भी है मुझे, जिस वजह से बोलने में रुकावट भी आ रही है। तो बेटा आज मेरा ख्याल है हम इसको ना सॉलिड्स तक ही रखते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है जी।